ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है ध्वनि कार्यक्रम विपणन प्रबंधन की मूलभूत अवधारणाएं। ये कार्यक्रम MBA प्रथम वर्ष के कोर्स विपणन प्रबंधन यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट पर आधारित है। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर RM गोयल और इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम विपणन प्रबंधन की मूलभूत अवधारणाएं। नमस्कार। आज का यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के MBA पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रश्न पत्र से संबंधित है। आज हम इस प्रश्न पत्र से संबंधित कुछ प्रमुख अवधारणाओं पर चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि किसी भी विषय के संबंध में कुछ ऐसी मूलभूत परिभाषाएं, अवधारणाएं होती हैं जिनका हमें उस संपूर्ण पाठ्यक्रम में लगभग हमेशा उपयोग करना पड़ता है। अवधारणाओं को समझने के पहले हमें ये अच्छी प्रकार समझना होगा कि मार्केटिंग है क्या और मार्केटिंग प्रबंधन में एक प्रबंधक को क्या क्या कार्य करने होते हैं, उससे किस प्रकार की अपेक्षाएं होती हैं। वैसे तो अनेक प्रकार से मार्केटिंग को परिभाषित किया गया है, लेकिन टूल एंड काल्हे की एक बहुचर्चित परिभाषा मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगा। उनके अनुसार मार्केटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द कंसेप्शन, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडियाज़, goods and services to create exchanges that satisfy individual and organizational objectives। अगर हम सरल हिंदी में इसको स्पष्ट करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत एवं संस्थाओं के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विचारों, वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमयों के निर्माण संबंधी अवधारणा, मूल्य निर्धारण, प्रोत्साहन तथा वितरण के नियोजन एवं क्रियान्वयन, प्लानिंग भी और क्रियान्वयन भी की प्रक्रिया ही विपणन कहलाती है। इस परिभाषा से हमें एक अनुमान लगेगा कि विपणन का जो क्षेत्र है, स्कोप है, वो काफ़ी विस्तृत है। सामान्यतया छात्र मार्केटिंग और सेल्स, विपणन और बिक्री में भेद नहीं करते। वास्तव में ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी भिन्न हैं। वस्तुतः मार्केटिंग एक विस्तृत शब्द है जिसमें बिक्री या सेल्स भी समाहित होती है, और इसीलिए इस परिभाषा से आपको अनुमान होगा कि हम इसमें वो तमाम प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की क्रियाएं शामिल करते हैं जिनका संबंध व्यक्तिगत आवश्यकताएं हों अथवा संस्थाओं की आवश्यकताएं हों, वो चाहे सेवाओं की ज़रूरतें हों या वस्तुओं की हों या विचारों की हों, उनके नियोजन से लेकर
उनका मूल्य निर्धारण करना, उनकी क्वालिटी निर्धारित करना और उनकी बिक्री के लिए जो प्रोत्साहन के मेजर्स हैं वो करना, ये सब उसमें शामिल होते हैं। तो इस प्रकार हम आते हैं कि विपणन का स्कोप काफ़ी विस्तृत है और जो भी मार्केटिंग मैनेजर है उसको इन सारी क्रियाओं से अपने आप को जोड़ना होता है। अब हम सीधे सीधे कुछ अवधारणाओं पर आते हैं जिनकी हम आज चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहले मार्केट। विपणन मार्केट से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। किसी भी चीज़ का हम विपणन करते हैं उसके लिए एक बाजार की आवश्यकता होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये मार्केट हम जिसको सामान्य रूप में बाजार समझते हैं, एक निश्चित स्थान जहाँ कुछ दुकानदार होते हैं, व्यापारी होते हैं, वे वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं और जहाँ जाकर कोई भी क्रेता अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं का क्रय कर सकता है। केवल यही बाजार नहीं होता। तकनीकी तौर पर बाजार से हमारा आशय उस संपूर्ण क्षेत्र से होता है जिस क्षेत्र में किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता बिखरे होते हैं। शर्त केवल यह है कि उनमें आपस में संबंध होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, जिससे वे एक दूसरे से अपनी ज़रूरतों के बारे में चर्चा कर सकें, मूल्यों का निर्धारण कर सकें, वस्तुओं का लेन देन कर सकें। तो हम कहेंगे कि बाजार से आशय उस संपूर्ण क्षेत्र से होता है जहाँ किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता रहते हैं और जिनमें आपस में संबंध हैं, जिनके आधार पर वे वस्तुओं की खरीद बिक्री करते हैं। खरीद बिक्री का स्वरूप कुछ भी हो सकता है और वो स्वरूप दिन पर दिन बदल रहा है। हम और आप जानते हैं किसी ज़माने में वस्तुओं की अदला बदली हुआ करती थी। किसान के पास अनाज पैदा किया, उसने अनाज सरप्लस है, अतिरिक्त है, वो अनाज के बदले में गांव के चमार से अपनी चमड़े की तमाम चीज़ों की ज़रूरत पूरी करता था। गांव के बढ़ई से अनाज के बदले में ही वो हल और दूसरी लकड़ी की चीज़ों की पूर्ति करता था, इत्यादि इत्यादि। तो वस्तुओं के बदले वस्तुएं, जिसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं, वो भी एक मार्केटिंग का स्वरूप था। उसके बाद बाजार विकसित हुए, थोक बाजार विकसित हुए, रिटेल बाजार विकसित हुए और अनेकों तरीकों से सामान की खरीद बिक्री प्रारंभ हुई। उसमें जो अद्यतन कड़ी है, आप लोग परिचित होंगे, ई मार्केटिंग। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम अपनी ज़रूरतें अपने कंप्यूटर के माध्यम से मालूम करते हैं कहाँ कहाँ उसकी पूर्ति हो सकती है, कौन कौन सप्लायर्स हैं, क्या उनकी शर्तें हैं, उसका पेमेंट भी हम उन्हीं माध्यमों से कर सकते हैं और अपनी वस्तुएं घर बैठे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो स्वरूप कोई भी हो, आवश्यक चीज़ क्या है? क्रेता और विक्रेता का होना, उनमें आपस में संपर्क होना, जिसके फलस्वरूप वे वस्तुओं का आदान प्रदान या लेन देन या ट्रांजैक्शन जिसको कहते हैं वो करते हैं। अब बाजार अनेक प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं। अर्थशास्त्र के विद्यार्थी इसको विस्तार में पढ़ते हैं, लेकिन मार्केटिंग मैनेजमेंट के विद्यार्थी को भी ये जानना जरूरी है कि बाजारों का वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया जाता है। जैसे बहुत संक्षेप में हम कहेंगे, खरीद की प्रकृति, कंज्यूमर खरीद रहा है या प्रोड्यूसर खरीद रहा है, कौन खरीद रहा है? उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीदता है, उसका दृष्टिकोण अलग होगा, और कोई उत्पादन करता जब खरीदता है उसका दृष्टिकोण अलग होगा। उपभोक्ता किसी वस्तु का अंतिम उपयोग करता होता है, वो अपने उपयोग के लिए जितनी न्यूनतम आवश्यकता होती है, अल्प समय के लिए या थोड़े मीडियम समय के लिए खरीदता है, पुनः पुनः खरीदता रहता है। लेकिन जो प्रोड्यूसर है वो वस्तुओं को उनके प्रत्यक्ष उपभोग के लिए नहीं खरीदता, वो खरीदता है उनकी सहायता से और दूसरी वस्तुएं निर्मित करने के उद्देश्य से। कच्चा माल है, मशीनरी है,
और दूसरी चीज़ें हैं जो प्रोड्यूसर्स खरीदते हैं। दूसरा, हम किस प्रकार की चीज़ें खरीदी जा रही हैं या बेची जा रही हैं, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स इन ट्रेड, इसके आधार पर वर्गीकरण करते हैं। आमतौर पर हम इनको 3 प्रकार में बांटते हैं। एक, कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे स्टील है, सीमेंट है, पावर है, जो कि मूलभूत चीज़ें होती हैं, जो कि किसी भी अर्थव्यवस्था की आधारशिला होती हैं और जिनके बिना आर्थिक प्रगति करना संभव नहीं होता। तो इनका मार्केट दूसरी तरह का होता है। आमतौर पर थोक बाज़ार होता है, आमतौर पर इनका दीर्घकालीन बाज़ार होता है, आमतौर पर इनके बाज़ार का विकास किसी भी देश की प्रारंभिक आर्थिक विकास की जो अवस्था होती है उसमें तेज़ी से बढ़ता है, इत्यादि इत्यादि। तो मार्केटिंग मैनेजर को ये ध्यान में रखना पड़ता है। दूसरी चीज़ें होती हैं इंटरमीडिएट गुड्स, मध्यम वर्ग की चीज़ें, जिनमें मशीन टूल्स, केमिकल्स और दूसरी ऐसी चीज़ें जो कि उत्पादक इकाइयों में प्रयोग में लाई जाती हैं और जिनके उपयोग के आधार पर हम अनेकों प्रकार की फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, तैयार माल तैयार करते हैं। और अंत में कंज्यूमर गुड्स होती हैं। इन दोनों चीज़ों की सहायता से, बेसिक चीज़ें और इंटरमीडिएट चीज़ें, इनकी सहायता से हम उपभोक्ता के लिए प्रत्यक्ष उपभोग में आने वाली वस्तुओं का निर्माण करते हैं या अनेक प्रकार की सेवाओं का सृजन करते हैं। ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब सेवाएं हैं। इनकी भी विपणन उसी प्रकार होती है जैसे वस्तुओं की होती है, लेकिन इनकी खरीद बिक्री, इनकी रिक्वायरमेंट्स भिन्न प्रकार से होती है। इसलिए सर्विस मार्केटिंग और प्रोडक्ट मार्केटिंग, इन दोनों में बहुत अंतर है। एक मार्केटिंग मैनेजर जिसका प्रमुख काम सर्विस मार्केटिंग का है, उसकी जॉब डिमांड उस मार्केटिंग मैनेजर से काफ़ी कुछ भिन्न होंगी जो प्रमुखतः प्रोडक्ट मार्केट मैनेजर है। तो कंज्यूमर गुड्स, यहाँ भी ड्यूरेबल गुड्स होती हैं और नॉन ड्यूरेबल गुड्स होती हैं। रेफ्रिजरेटर्स हैं, घर के और दूसरे अनेक उपकरण हैं जिनका हम बार बार उपयोग करते हैं, इनको हम ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। और बहुत सी चीज़ें नॉन ड्यूरेबल होती हैं। खाना, पानी तत्काल हमने प्रोड्यूस किया, उपयोग किया, ख़त्म कर दिया। तो ये दूसरा प्रकार का वर्गीकरण हुआ, किस प्रकार की वस्तुएं बेची या खरीदी जाती। एक और तरीका है बाज़ार को वर्गीकृत करने का, बाज़ार के फैलाव के आधार पर। बाज़ार कितना फैला हुआ है अथवा संकुचित है, इसके आधार पर हम लोकल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल, स्थानीय बाज़ार, आमतौर पर सब्जी, दूध और इस प्रकार की अनेक उपभोक्ता वस्तुएं जो लोकल बाज़ार में हमें मिलती। रीजनल मार्केट, एक राज्य में या 2 राज्यों में एक रीजन बनाकर जिन चीज़ों का अधिकाधिक चलन होता है, विपणन होता है। बहुत सी चीज़ों का राष्ट्रीय मार्केट होता है। एक देश की विशेष प्रकार की ड्रेसेस होती हैं, वो ड्रेसेस दूसरे देश में नहीं चलती, तो उनका हम नेशनल मार्केट कहेंगे। और अंत में इंटरनेशनल मार्केट, बहुत सी चीज़ें। और जैसे जैसे यातायात के साधनों का विकास होता है, संचार के साधनों का विकास होता है, हम पाते हैं कि अनेकानेक वस्तुएं इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचती जाती हैं। यहाँ तक कि जो पेरिशेबल कमोडिटीज़ हैं, फूल, फल, आज दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर में जाते हैं। हिंदुस्तान बहुत बड़ी मात्रा में फूलों का निर्यात करता है, फलों का निर्यात करता है। पहले किसी समय ये चीज़ें पेरिशेबल समझी जाती थी और इनका अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो बाज़ार के फैलाव,
अब ये बहुत सी चीज़ों पर निर्भर करता है कि किन वस्तुओं का बाजार विस्तृत होगा और किन वस्तुओं का बाजार संकुचित होगा। इसी प्रकार होलसेल एंड रिटेल मार्केट बाजार के प्रकारों में थोक बाजार हम सभी जानते हैं, बड़ी मात्रा में व्यक्तिगत उपभोक्ता भी खरीद सकते हैं, प्रोड्यूसर्स भी खरीदते हैं और दूसरे लोग भी खरीदते हैं। वहाँ बाजार के नियम अलग होते हैं, प्रॉफिट मार्जिन्स भी भिन्न होते हैं, लेन देन भी भिन्न प्रकार के होते हैं। और रिटेल मार्केट हम आप परिचित हैं। ये दोनों मार्केट ही इनके स्वरूप निरंतर बदलते रहे हैं। रिटेल मार्केट में भी आजकल वो छोटा पैमाना नहीं रह गया है, वो एक मोहल्ले की छोटी दुकान तक सीमित नहीं है। आज ऐसे बड़े बड़े मॉल्स हैं जिनमें अरबों रुपए का सामान एक ही छत के नीचे खरीदा और बेचा जाता है, लेकिन उनको भी हम रिटेल आउटलेट्स कहते हैं। वॉलमार्ट, भारती और इस प्रकार के ऐसे अनेक चेन आजकल निर्मित हो गए हैं जो बड़ी मात्रा में रिटेल का व्यवसाय चलाते हैं। एक और आधार है बाजारों को वर्गीकृत करने का, टाइम पीरियड के हिसाब से, और टाइम के अनुसार ये बाजार प्रतिस्पर्धा को भी प्रभावित करता है। शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड, जब आप मूल्य निर्धारण पढ़ेंगे विस्तार से तो उसमें आप पाएंगे मार्केट प्राइस और नॉर्मल प्राइस, बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य। मार्केट प्राइस वो होती है जो किसी निर्धारित समय पर किसी वस्तु की प्रचलित है, जिस पर हमें तात्कालिक रूप से बाजार में वस्तु उपलब्ध है। ये जो बाजार मूल्य है इसमें बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, आज कुछ है, हफ्ते बाद कुछ है, कल कुछ है। एक प्राइस और होती है जो दीर्घ काल में किसी वस्तु की निर्धारित होने की प्रवृत्ति होती है। दीर्घ काल में जो मूल्य निर्धारित होता है उसको हम सामान्य मूल्य कहते हैं, और कहा यह जाता है, सही भी है, कि सामान्य मूल्य वह मूल्य होता है जिसमें बार बार बाजार मूल्य के वापस लौटकर आने की प्रवृत्ति होती है। बाजार मूल्य कभी सामान्य मूल्य से ऊंचा चला जाता है, डिमांड बढ़ गई, सामान की पूर्ति कम हो गई, किन्हीं भी कारणों से मूल्य चढ़ गया। कभी बाजार में गिरावट हो गई, मांग कम हो गई, सप्लाई ज़्यादा आ गई, मूल्य गिर गए। लेकिन इन समय समय पर होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप मूल्यों के उतार चढ़ाव को अधिक समय तक मेंटेन नहीं किया जा सकता। कालांतर में वापस वह मूल्य अगर कम हो गए हैं तो बढ़ जाएंगे और अगर बढ़ गए हैं तो घट जाएंगे। तो ये जो बार बार मूल्य को वापस आने की प्रवृत्ति होती है उसको हम सामान्य मूल्य कहते हैं, और ये वह मूल्य होता है जिस पर प्रोड्यूसर को मुनाफा भी सामान्य मिलता है, न तो अतिरिक्त मुनाफा मिलता है और न उसको हानि होती है। अंत में कंपटीशन के आधार पर भी बाजारों का वर्गीकरण किया जाता है। कंपटीशन के आधार पर हम कहेंगे पूर्ण प्रतिस्पर्धा या अपूर्ण प्रतिस्पर्धा। आमतौर पर पूर्ण प्रतिस्पर्धा वह होती है जिसमें किसी भी फर्म को बाजार में आने की या बाजार छोड़कर जाने की छूट होती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। वस्तुओं के आवागमन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होते। सब उपभोक्ताओं को, सारे प्रोड्यूसर्स को बाजार की संपूर्ण जानकारी होती है और उस जानकारी के आधार पर उपभोक्ता कोशिश करता है कि जहां उसको सबसे सस्ती कीमत पर वस्तुएं या सेवाएं उपलब्ध हैं वो वहां से खरीदे। उसी प्रकार प्रोड्यूसर ये प्रयत्न करता है कि जहां उसको अधिक से अधिक मूल्य मिल सकता हो वो वहां पर अपनी वस्तु को बेचे। तो इट इज़ एब्सोल्युटली ए फ्री मार्केट जिस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। आमतौर पर परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता, एक आइडियल स्थिति है जो वास्तव में देखने को नहीं मिलती। आमतौर पर किसी न किसी प्रकार की कमियां पाई जाती हैं, चाहे तो वस्तुओं के बारे में जानकारी नहीं होना, कई प्रकार के सरकारी या गैर सरकारी
रेस्ट्रिक्शंस होना, सामान या लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने आने में उतने स्वतंत्र नहीं होते, इत्यादि इत्यादि। तो जिस किसी बाजार में इस प्रकार के कंपटीशन का अभाव होता है उसको हम इम्परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं, और इसकी अनेक स्थितियां होती हैं। इसकी सबसे जो अंतिम स्थिति होती है वो मोनोपोली कहलाती है, जहां किसी वस्तु का संपूर्ण मार्केट में मात्र एक ही विक्रेता है, वो एक व्यक्ति हो या एक बड़ी कंपनी हो, और इसके बीच में पूर्ण प्रतिस्पर्धा और मोनोपोली के बीच में कई स्थितियां होती हैं जिनको आप आगे विस्तार में पढ़ेंगे। दुओपोली, दो बड़े बड़े डीलर। ओलिगोपोली, जिसको हम कहते हैं कुछ थोड़े से विक्रेता गिने चुने, जो कि अपने आप में अलग अलग छोटी छोटी मोनोपोली लिए हुए हैं, लेकिन फिर भी बृहद बाजार की दृष्टि से जिनमें आपस में कंपटीशन होता है, और कभी कभी वो कंपटीशन इतना कठिन होता है, सीवियर होता है, जिसको हम गला काट प्रतियोगिता की संख्या देते हैं, और जिसके फलस्वरूप कई बार बड़ी बड़ी कंपनियां फेल हो जाती हैं। आजकल आप सुनते होंगे बहुत सी कंपनियों में मर्जर्स और टेक ओवर्स होते हैं। एक कंपनी दूसरी कंपनी में विलय हो गई, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को खरीद लिया, बड़ी से बड़ी कंपनियां बनती जाती हैं। वो उसके पीछे वो जो गला काट कंपटीशन है वही है। उस कंपटीशन को समाप्त करने का तरीका उनको यही दिखता है कि भाई अब इस कंपटीशन को ख़त्म करो और आपस में हम लोग मिल जाएं। तो इस प्रकार ये बाजार शब्द से हमें परिचित हो लेना चाहिए, किस प्रकार के बाजार होते हैं, और उन बाजारों के अनुरूप मैनेजर को अपनी रणनीति किस प्रकार तय करनी होगी। कुछ और शब्द हैं। एक बेसिक शब्द है वांट और डिमांड। अगर आप मार्केटिंग के पीछे जाएं तो प्रत्येक वस्तु की मांग क्यों की जाती है, ये प्रश्न उठता है। किसी भी चीज़ को उपभोक्ता तभी खरीदता है जब उसे उसकी आवश्यकता होती है। अर्थशास्त्र के विद्यार्थी इसको भी अच्छी तरह समझते हैं कि आवश्यकता में और इच्छा में और डिमांड, जिसको हम मांग कहते हैं, उसमें अंतर है। ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। प्रारंभिक इच्छा, डिज़ायर जिसको कहते हैं, हमें बहुत सी चीज़ों की इच्छा होती है। कौन नहीं चाहेगा कि हमें बहुत अच्छा मकान हो, गाड़ी हो और दुनिया भर के साधन हो। हर व्यक्ति इच्छा करता है, लेकिन हर व्यक्ति की हर इच्छा की पूर्ति संभव नहीं होती। इसलिए अर्थशास्त्रियों ने इच्छा और आवश्यकता में भेद किया। उन्होंने कहा कि आवश्यकता हम उसी को कहेंगे जिसमें इच्छा के साथ साथ दो चीज़ें और हों। एक, उस इच्छा को पूरा करने के लिए आवश्यक साधन आपके पास होने चाहिए। यदि आप दूध पीना चाहते हैं तो दूध खरीदने के लिए आपके पास आवश्यक धनराशि होनी चाहिए। और दूसरा, आवश्यक राशि भी होना पर्याप्त नहीं है। आप उस राशि को, उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए व्यय करने को तैयार हों। यू मस्ट बी विलिंग टू स्पेंड, क्योंकि आपके पास जो साधन है, जो राशि है, उससे आप अनेकों चीज़ें खरीद सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो पैसे हैं उससे आप दूध ही खरीदें। हो सकता है कि आपको आपके बच्चे के लिए कोई और दूध से भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ खरीदना पड़ जाए और आप दूध न खरीद पाए। तो दो चीज़ें, इच्छा के अलावा साधन होना और उन साधनों को उस इच्छा पूर्ति के लिए व्यय करने को तैयार होना, इसको हम कहेंगे आवश्यकता या वांट। और डिमांड तभी बनेगी जब ये आपकी जो वांट है ये वास्तविक क्रय में परिवर्तित हो। प्रचलित मूल्य पर जब आप किसी वस्तु को क्रय करने के लिए तैयार हैं, वही आपकी उस वस्तु की मांग कहलाएगी। और इसीलिए हम लोग मांग के नियम में पढ़ते हैं कि मूल्यों में वृद्धि होने से मांग में कमी होने की प्रवृत्ति होती है
और मूल्य जब किसी का घट जाता है तो उसकी मांग में वृद्धि होने की प्रवृत्ति होती है। क्योंकि हमें कोई चीज़ अगर सस्ती मिल रही है तो हम ज़्यादा खरीदना चाहते हैं, यदि महंगी मिलती है तो हम उसको कम खरीदना चाहते हैं। मतलब साधन होते हुए भी, इच्छा होते हुए भी आपकी मांग हो सकता है कभी कम हो और कभी ज़्यादा हो या कभी बिल्कुल न हो। तो ये वांट और डिमांड, इनमें भेद करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? मार्केटिंग में सक्सेसफुल आप तभी होंगे जब आप किसी वस्तु की मांग क्रिएट कर पाएंगे। अब ये आपको देखना है कि आप मांग कैसे क्रिएट कर पाते हैं, किस प्रकार की नीतियां आप अपनाते हैं जिनके द्वारा आप लोगों को चीज़ें खरीदने के लिए प्रेरित कर सकें। अंत में एक चीज़ और कहना चाहूँगा। इस सब डिस्कशन के आधार पर हमने देखा कि बाजार या विपणन ये एक समावेशी प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया है और मार्केटिंग मैनेजर के अनेक फंक्शंस होते हैं। इन फंक्शंस को करने के लिए इसका एक टर्म यूज़ होता है जो आप मार्केटिंग मैनेजमेंट में पढ़ेंगे, मार्केटिंग मिक्स, जिसको हम 4 P's का नाम देते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस। ये 4 अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में मार्केटिंग मैनेजर को कार्य करना पड़ता है और इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है। मार्केटिंग मैनेजर का काम केवल बेचना नहीं है। मैंने शुरू में ही कहा कि सेल्स और मार्केटिंग 2 भिन्न भिन्न चीज़ें हैं। मार्केटिंग में आपको ये भी देखना होता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, क्या आपका प्रोडक्ट कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है या नहीं करता। आप इसके लिए मार्केट सर्वेस करते हैं, रिसर्च करते हैं, किस प्रकार की चीज़ों की ज़रूरत है और किस प्रकार आप नई नई चीज़ों का इन्वेंशन करके उनकी बाज़ार में मांग क्रिएट करते हैं। तो प्रोडक्ट। दूसरा, प्राइस। प्राइसिंग पॉलिसी अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। कभी आप अपनी चीज़ सस्ती कीमत पर बेचते हैं, कभी महंगी बेचते हैं, कभी मूल्य के साथ साथ आप अनेक प्रकार के और पैकेज देते हैं। आजकल आप बहुत परिचित होंगे, बाई 1 टेक 2, एक खरीदिए और एक मुफ्त ले जाइए। ऐसी बहुत सी चीज़ें, अनेक प्रोत्साहन पैकेजेस होते हैं। तो प्राइसिंग पॉलिसीज़ आपको फॉलो करनी पड़ती है। इसी प्रकार प्रमोशन में हम वो सारी चीज़ें शामिल करते हैं जो वस्तुओं को बेचने के लिए बाज़ार में हमें विज्ञापन के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के मीडिया के माध्यम से कंज्यूमर तक पहुंचाने में मदद करती हैं, डिमांड क्रिएट करती हैं। और अंत में इन सारी क्रियाओं को क्रियान्वित करने के लिए प्लेस, किस मैकेनिज्म के द्वारा, किस श्रृंखला के द्वारा आप अपनी चीज़ों का विपणन करते हैं। जैसे आप रिटेल स्टोर्स अपने खोलेंगे या आप केवल होलसेल में बेचेंगे, वो रिटेल को बेचेगा। व्हाट आर योर मैकेनिज्म, आउटलेट्स आपके क्या हैं। तो ये जो मार्केटिंग मिक्स है 4 P's, ये विपणन प्रबंधक को जान लेना अत्यंत आवश्यक होता है। तो आज हमने मार्केटिंग मैनेजर के दृष्टिकोण से कुछ ऐसी मूलभूत अवधारणाओं की चर्चा की जिनका मार्केटिंग मैनेजर को इस विषय के अध्ययन करते समय लगभग हर समय सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद। साथियों, अभी आप सुन रहे थे ध्वनि कार्यक्रम विपणन प्रबंधन की मूलभूत अवधारणाएं। इस कार्यक्रम के विशेषज्ञ और वार्ताकार थे डॉक्टर RM गोयल, निवेदिका थी फरनाज हसन। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा प्रस्तुत किया गया।